हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहले ही हमने करंट के बारे में सीख लिया। अब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? एन इलेक्ट्रिक करंट in a conductor produce a magnetic effect or a magnetic field surrounding the कंडक्टर। कंडक्टर के सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका स्टडी करना, दैट इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। एंड an electric current in a conductor produce the magnetic field around the conductor. The study of this magnetic field around the conductor is nothing but a magnetic effect of the electric current. ये समझ में आ गया? तो उसके पहले हमें कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझना जरूरी है। ओके, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझना हमें जरूरी है। तो हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और और अ करंट और अ कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। सो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ मूविंग चार्ज और अ कंडक्टर कंटेनिंग अ करंट, और जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे वायर के सराउंडिंग में या मैग्नेट के सराउंडिंग में जो स्पेस होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या फिर मैग्नेट की वजह से जो इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मींस अगर एक हमने मैग्नेट ले लिया नॉर्थ साउथ, इसके सराउंडिंग में स्पेस होगा, वहां दूसरा मैग्नेट आएगा तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। दिस मच स्पेस इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। या फिर अगर वायर ले लिया जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, इसके सराउंडिंग में जो स्पेस क्रिएट होगा, राइट हैंड थंब रूल, दैट इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। या फिर हम चार्ज का स्टडी करेंगे, अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं वायर से तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, अगर यहाँ दूसरा कोई वायर आता है या करंट करंट एलिमेंट आता है या फिर मैग्नेट आता है तो इस जगह पे वहां इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा उस फील्ड का। ओके, वो इन्फ्लुएंस करेगा उसके ऊपर। सो सच स्पेस इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे स्पेस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। तो ये मैग्नेट के अराउंड या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड स्पेस बनता है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसको नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। इसको बी से इंडिकेट किया जाता है। किससे? बी से इंडिकेट किया जाता है इसको। इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। ओके, या फिर दूसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसको दिखाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए लाइंस यूज होता है जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होगी मैग्नेटिक लाइंस की ऑफ फोर्स की। तो अगर हम मैग्नेट के लिए या फिर सोलोनॉइड के लिए स्टडी करता है तो ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ पे एंड होती है। आउटसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट साउथ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पे एंड होती है। तो ये क्लोज लूप फॉर्म करती है। ये क्या फॉर्म करती है? क्लोज लूप फॉर्म करती है। देन जहां मैग्नेटिक लाइंस क्राउडेड होगी, मैग्नेटिक लाइंस क्राउडेड होगी, तो जहां मैग्नेटिक लाइन क्राउडेड होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और जहां ये वाइडली स्पेस होगी, जहां वाइडली स्पेस होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ओके, तो अगर मैग्नेटिक लाइंस वाइडली स्पेस होगी देन वीक मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो लाइंस कैसे होगी? लाइंस होगी
पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, तो ये होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें लाइन पैरेलल होती है और इक्वी डिस्टेंस होती है। तो ये समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट, सिंपल है। उसके बाद में आते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन। This is number of lines of force passing through unit area, passing perpendicular through the, normally through the unit area। तो ये क्या होता है? number of magnetic lines of force passing normally through unit area। सो यूनिट एरिया से कितनी लाइंस पास कर रही है, कितनी लाइंस पास कर रही है। अगर ज्यादा लाइंस पास कर रही है तो इंडक्शन ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। अगर कम लाइन पास कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में से कितने लाइंस पास कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका ऐसा यूनिट होगा टेस्ला, और हम इसको बी से इंडिकेट करते हैं, ये तो आपको पता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? टेस्ला। और इसका सीजीएस यूनिट होगा मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट क्या होगा? मैक्सवेल। ठीक है, ये याद रखना है। सॉरी, इसका सीजीएस यूनिट होगा मैक्सवेल। इसका सीजीएस यूनिट होगा गॉस। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? गॉस। ठीक है, टेस्ला, गॉस। और दूसरा और एक यूनिट है सीजीएस में, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और वेबर के लिए होगा मैक्सवेल। वेबर के लिए क्या होगा? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये याद रखना है, ऐसा यूनिट टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट गॉस और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। 10⁴ गॉस, ये कन्वर्जन फैक्टर है। देन आपको इसका डायमेंशन पता होगा। डायमेंशन क्या होगा? m1 l0 m1 l0 t-2 और a-1। ठीक है, ये इसका यूनिट होगा m1 l0 t-2 a-1। ठीक है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी लाइंस यूनिट एरिया से पास कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। देन इसका ऐसा यूनिट है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, और दूसरा यूनिट है इसका गॉस और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें कन्वर्जन फैक्टर है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ठीक है, ये हो गया उसका इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट आते हैं हम, इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। गिवन एरिया से कितनी लाइन पास कर रही है? ओके, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। सो गिवन एरिया से कितनी लाइन पास कर रही है? गिवन एरिया से कितनी लाइन पास कर रही है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर। बी एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों का एंगल हो, इन दोनों में एंगल होता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इसी को लिखा जाता है फ्लक्स, एन ए बी
cos थीटा, वेयर n इज अ नंबर ऑफ टन्स, कॉइल में कितने नंबर ऑफ टन्स है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसका यूनिट, ऐसा यूनिट फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, क्या होता है, वेबर। और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, मैक्सवेल, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, मैक्सवेल, वेबर और मैक्सवेल। ठीक है, अब इसमें भी कन्वर्जन फैक्टर है, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 18 रेस टू -8 वेबर। ठीक है, ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है, ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है। देन डायमेंशन सिंपल है, दैट इज M1 L2 T-2 A-1। ठीक है, डायमेंशन M1 L2 T-2 A-1, ये इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया, गिवन एरिया से कितने लाइन पास कर रही है, इसका फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो एन ए बी कॉस थीटा। ये इसका ऐसा यूनिट वेबर और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, दोनों में कन्वर्जन फैक्टर दिया है। एंड देन यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ डायमेंशन दिया गया है। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। देन नेक्स्ट, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन हो रहा है तो पहला मोशन होगा चार्ज का, पहले मोशन किसका स्टडी करेंगे हम, चार्ज का। द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ऑन force on moving charge in uniform magnetic field, in तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। हमने स्टडी किया है 12th में, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हटा देंगे और हम लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल है, इट इज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आ गया। देन अगर थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, देन एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। मीन्स अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, तो फॉर्मूला क्यू वी बी, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन एफ इज इक्वल टू 0। फोर्स अप्लाई नहीं होगा अगर एंगल 0 होगा, एंगल 0 मीन्स वेलोसिटी, चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल 0, उस केस में फोर्स अप्लाई नहीं होगा। और इस केस में वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स इतना अप्लाई होगा। तो ये दो केस है 90 डिग्री वाले, ये समझ में आ गया। अगर इफ पार्टिकल मूविंग, ओके, इफ द मूविंग चार्ज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज है उस केस में क्या होगा, if charge moving perpendicular to magnetic field, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स के लिए हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता चलेगा कि फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है। और जब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और वो परपेंडिकुलर होता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है। कौन सा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करता है। जब वो सर्कुलर मोशन करता है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स वो काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर चार्ज अगर एंटर करता है विथ वेलोसिटी, तो ये सर्कुलर मोशन डिपेंड करता है चार्ज कौन सा है उसके ऊपर, फोर्स अप्लाई होगा और ये सर्कुलर मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, सो मैग्नेटिक फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स टूवर्ड्स सर्कल, रेडियस या सेंटर की ओर, तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किसका काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने स्टडी किया क्यू वी बी, क्योंकि परपेंडिकुलर है। सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो ये कट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बी आर एम वी। इसी को हम साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। आगे वापस हम सीखने वाले हैं, लेकिन ये याद रखना है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है। ये समझ में आ गया? अब ये हो गया। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? रेडियस। रेडियस क्या होगा इसका? एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये होगा रेडियस। ये क्या होगा? रेडियस का वैल्यू होगा। ठीक है, इसके बाद टाइम पीरियड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला वेलोसिटी से हम फाइंड कर सकते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो डिस्टेंस होगा 2πr अपॉन टाइम, एंड देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 2πr बाय वी। ये होगा हमारा फॉर्मूला। अगर हम v का वैल्यू यहाँ से पुट करें, v का वैल्यू यहाँ से पुट करें तो क्या होगा? v का वैल्यू 2πr, यहाँ से v का वैल्यू क्यू बी आर अपॉन एम, आर आर कट हो जाएगा। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm बाय क्यू बी। तो सर्कल में घूमने के लिए उसको कितना टाइम पीरियड लगेगा? दैट इज टी इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल दैट इज क्यू बी डिवाइडेड बाय 2πm, ये फ्रीक्वेंसी होगी। यही सारे फॉर्मूले हम साइक्लोट्रॉन मोशन के लिए भी अप्लाई करते हैं, यही सारे फॉर्मूले हम साइक्लोट्रॉन मोशन के लिए भी अप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखो, जब ये कभी भी चार्ज एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका मोमेंटम का मैग्नेट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है। मोमेंटम का मैग्नेट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज होता है। तो याद रखना है इस केस में मोमेंटम क्या? मैग्नेट्यूड कांस्टेंट एंड डायरेक्शन चेंजेस। सो मोमेंटम का मैग्नेट्यूड कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है, एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन मीन्स आपको आए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो याद रखना है जब भी इस तरह का सर्कुलर मोशन होगा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट एंड मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम हमारा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। अब ऐसे पार्टिकल पे वर्क डन का वैल्यू जीरो होता है क्योंकि परपेंडिकुलर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है, इसके लिए वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो इस केस में वर्क डन जीरो रहेगा, ये भी याद रखना है। वर्क डन जीरो, वर्क डन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो ये कंडीशन याद रखना है। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉरेंस फोर्स होता है। लॉरेंस फोर्स। अब लॉरेंस फोर्स कब अप्लाई होता है? जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए गए हैं और उसमें अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है? लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों भी फील्ड होना चाहिए। तो इफ चार्ज मूविंग इन, इफ चार्ज मूविंग in
बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल फोर्स कितना अप्लाई होगा? टोटल फोर्स F इज इक्वल टू Fe प्लस Fm, where F is a force due to electric field and Fm is a force due to magnetic field. अब Fe का वैल्यू क्या होता है हियर? Fe इज इक्वल टू QE एंड Fm का वैल्यू क्या होता है? अभी हमने स्टडी किया, अगर दोनों भी परपेंडिकुलर है दैट इज QV क्रॉस B। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B। अब आप Q कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये होगा लॉरेंस फोर्स। इसी को क्या कहते हैं हम? लॉरेंस फोर्स। अब इसके लिए तीन कंडीशन हमें स्टडी करना है। फर्स्ट, पहला कंडीशन, इफ E पैरेलल टू B, E और B दोनों क्या है? पैरेलल है। E पैरेलल टू B, बोथ पैरेलल टू वेलोसिटी, और ये दोनों बोथ पैरेलल टू V, मीन्स वेलोसिटी को दोनों भी पैरेलल। E और B पैरेलल है, E और B एक डायरेक्शन में है और V भी एक डायरेक्शन में, तो तीनों पैरेलल है एक दूसरे को। E, B एंड V, ये तीनों क्या है? पैरेलल है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? Fe इज इक्वल टू QE। ओके, Fe इज इक्वल टू QE, ये फोर्स अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फोर्स Fm, Fm का वैल्यू हमारा होगा 0। Fm का वैल्यू क्या होगा? 0। इस केस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्या करेगा? पार्टिकल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, पार्टिकल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक कंडीशन हो गया। देन सेकंड कंडीशन, इफ E एंड B और E पैरेलल टू B, E और B पैरेलल है एंड बोथ परपेंडिकुलर टू V। अब दोनों पैरेलल है, E भी पैरेलल है और B भी पैरेलल, मीन्स E भी दोनों पैरेलल है और V उसको क्या है? परपेंडिकुलर है। V दोनों को क्या है? परपेंडिकुलर है। उस केस में Fe परपेंडिकुलर टू Fm, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। Fe और Fm दोनों क्या रहेंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे और चार्ज पार्टिकल कर्व पाथ फॉलो करेगा। पार्टिकल ट्रेवल और चार्ज पार्टिकल ट्रेवल इन कर्व पाथ। ठीक है, ये कर्व पाथ पे ट्रेवल करेगा। थर्ड केस, अब तीनों भी परपेंडिकुलर वाला केस होगा, तीनों भी परपेंडिकुलर। सी, इफ E परपेंडिकुलर टू B and both perpendicular to V, means E, B and V तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो उस केस में क्या होगा? इफ E इज पैरेलल टू Fm, ये दोनों फोर्स पैरेलल होंगे, ये दोनों फोर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। और कुछ केस में, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। कुछ कंडीशन में, कुछ कंडीशन में Fe एंड Fm इक्वल हो सकते हैं, दैट इज QE इज इक्वल टू QVB। ओके, तो ये दोनों कुछ केस में इक्वल हो सकते हैं, ये याद रखना है हमें। तो चार्ज पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, इस केस में चार्ज पार्टिकल डेविएट नहीं होता अगर दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तीन केस हमने स्टडी किए, ये तीनों
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है साइक्लोट्रॉन। अभी अभी हमने साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूले स्टडी किए। साइक्लोट्रॉन का मोशन आपको पता है, इसमें दो डीज होते हैं, इसमें अल्टरनेटिंग फोर्स अप्लाई, अल्टरनेटिंग फील्ड अप्लाई होता है। एक एसी वाला फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, उसे क्रॉस फील्ड कहा जाता है। तो ये आपको पता है, सिर्फ हमें फॉर्मूले याद रखना है। सो इसके लिए जो पहला फॉर्मूला होगा दैट इज द साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। वो क्या होगा? साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला मीन्स QVB। हमारा QVB इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। ये हमने पहला फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, इसमें से v कट जाएगा तो क्या बचेगा? QBr इज इक्वल टू mv, या इसी को कहते हैं मोमेंटम। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा? पहला फॉर्मूला। देन टाइम पीरियड अगर हमें फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 2πm डिवाइडेड बाय QB। देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f, या न्यू इज इक्वल टू, एक तो f लिखो और न्यू इज इक्वल टू क्या होगा? QB डिवाइडेड बाय 2πm। देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², या फिर इसको मैक्स भी लिखते हैं mv², वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर हम ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ऊपर से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या होगा? हाफ m, यहाँ से v² का वैल्यू निकला तो क्या होगा? q² b² r² डिवाइडेड बाय m²। तो ये m कट जाएगा तो क्या बचेगा? q² b² r² डिवाइडेड बाय 2m। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी, दूसरा भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV, वेयर V इज अ पोटेंशियल। V क्या है? इस केस में पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने फॉर्मूला स्टडी किया है। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट Q इंटू V। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया साइक्लोट्रॉन वाला फॉर्मूला। देन नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमने एक वायर लिया है, हमने क्या लिया है? एक कंडक्टर या वायर लिया है। इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा है। अब इसका लेंथ L है, इसका लेंथ क्या है? L है। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B है। तो इस केस में, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें से करंट क्या फ्लो कर रहा है? I। अब इस तरह से देखिए, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I। तो उस केस में हमारा जो वैल्यू होगा इसका, फोर्स का वैल्यू क्या होगा? F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। I इज इक्वल टू L क्रॉस B, या फिर F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा। ये याद रखना है। सपोज अब इसके अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं, इसके अंदर क्या मूव कर रहे हैं? चार्ज मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस केस में इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, और मैग्नेटिक फोर्स अगर हम चार्ज का स्टडी करते हैं तो कौन से चार्ज फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन से चार्ज फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन। उस पर चार्ज होता है नेगेटिव, एंड देन V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। कौन सा फोर्स है ये? मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर, और ये पूरे वायर के ऊपर फोर्स होगा ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। तो ये समझ में आ गया। अब अगर इसका केस साइन का वैल्यू, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू
0 तो एफ का वैल्यू क्या होगा 0, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 और 180 डिग्री, 90 और 180 डिग्री, तो उस केस में तो उस केस में हमारा वैल्यू होगा, डिपेंड करता है 0 और, हाँ, थीटा इज इक्वल टू 0, फोर्स इज इक्वल टू 0, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू होगा F इज इक्वल टू 90 मीन्स 1 ILB, ठीक है। अब 180 आएगा तो वापस 180 साइन 180 0, तो वापस 0 आएगा, तो अगर 180 आएगा तो वापस 0 आएगा, एंड देन 270 आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो 180 और 0 के लिए ये क्या होगा, F इज इक्वल टू 0, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो F इज इक्वल टू ILB, ये याद रखना है हमें, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब बायो-सैवर्ट्स लॉ किसके लिए अप्लाई होता है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, वायर है, अब उस वायर की वजह से इसमें से हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL, अब ये स्मॉल एलिमेंट DL की वजह से एक पॉइंट, सर्टन पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। और ये पॉइंट डिस्टेंस R पे है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, और ये एंगल जो है वायर के साथ वो थीटा है। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेंथ एलिमेंट, साइन ऑफ एंगल between R and DL, and it is inversely proportional to square of distance, it is inversely proportional to square of distance। अगर इसमें से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दे तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज म्यू 0 बाय 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और कांस्टेंट का वैल्यू सबको पता है, यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻⁷, वेयर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ वेबर एम्पियर मीटर, वेबर एम्पियर मीटर। तो ये है बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ, अगर वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए हम बायो-सैवर्ट्स लॉ का हम यूज करते हैं। देन मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड on axis of circular current loop, magnetic field on axis of a circular loop, axis of circular loop और a current carrying loop। तो अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसकी वजह से एक सर्टन पॉइंट P पे, एक सर्टन पॉइंट P पे, वो जो कि डिस्टेंस x पे, डिस्टेंस कितने x पे, वहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और इस लूप का रेडियस है स्मॉल r, इस लूप का रेडियस कितना है स्मॉल r, और यहाँ का डिस्टेंस होगा a। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस तरह से रहेगा परपेंडिकुलर। यहाँ हमने लिया है DL, वैसे यहाँ भी DL ले सकते हैं, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसको स्प्लिट अप होता है दो कंपोनेंट में, साइन कॉस, साइन साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो कॉस को हम एडिशन करते हैं, वो हमें नहीं लेना है, अभी सॉल्यूशन नहीं लेना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में लिखता हूँ, यहाँ फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा B इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई, ओके। कहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ मैग्नेटिक P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू 0 बाय 4 पाई 2 पाई I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो ये 2 पाई और 4 पाई कैंसिल हो सकता है, लेकिन म्यू 0 अपॉन 2 पाई का वैल्यू बहुत लोग लिखते हैं, इसलिए इस तरह से लिखा है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
3/2। अब ये कैंसिल हो सकता है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू ज़ीरो आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, इस तरह से भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से हमने लिखा है। ये हो गया। चलो अब आते हैं कि अगर ये पी पॉइंट सेंटर में, कहाँ है, सेंटर में, तो अब x का वैल्यू क्या होगा, फॉर x इज इक्वल टू 0, सेकेंड केस x का वैल्यू क्या है, 0। तो एट सेंटर ऑफ लूप, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो B इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना आया, 0 आया, एक्स का वैल्यू 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आर क्यूब, तो ये कट हो जाएगा आर क्यूब। सो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू 0 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। तो ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। अब मैंने पहले ही कहा 2 पाई और आप 4 पाई को कैंसिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला पे आते हैं, इसी के ऊपर थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, अब x इज इक्वल टू आर, फॉर x इज इक्वल टू आर, ये कंडीशन है, दोनों भी इक्वल है, x और r इक्वल है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, आर स्क्वायर, 3/2, 3/2। ठीक है, अब इसमें से बाहर कौन आएगा, देखो तो यहाँ आएगा बी, सॉरी म्यू 0, अब इसको कट करो, ये हो जाएगा 2 इंटू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इसमें से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ होगा आर क्यूब और यहाँ 2 3/2। ठीक है, क्या होगा 2 आर स्क्वायर बाहर, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 3/2। इससे अच्छा हम इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर 3/2, 3/2। ठीक है, अब इस केस में हमारा वैल्यू क्या आएगा, देन म्यू 0/2 इंटू आई आर स्क्वायर, यहाँ से आर क्यूब बाहर और ये 2 3/2। अब ये कट हो गया इसके साथ, तो बचा क्या, म्यू 0 आई, ये 3/2 और एक 1 कितना हो गया, 2 पाई/2 आर। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई/2 आर। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर कंडीशन होगा कि इसमें अब x का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका वैल्यू, x का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो नाउ इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो r को निगलेक्ट करते हैं, तो हम b इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्स क्यूब, क्या होगा एक्स क्यूब, आर को हमने निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सो बी इज इक्वल टू, यहाँ हम पुट करेंगे म्यू 0 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू एरिया एक्स क्यूब, वेयर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आई इंटू एम मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, दैट इज एम होता है। ओके, तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई 2m एक्स क्यूब, वेयर m इज इक्वल टू आई इंटू ए, मैग्नेटिक मूवमेंट, करंट इंटू एरिया। तो ये इस तरह के इससे फॉर्मूले बनते हैं, इतने सारे फॉर्मूले इस एक कॉइल के लिए है।
ठीक है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट है एम्पियर लॉ। नेक्स्ट क्या है? एम्पियर लॉ। तो अगर वायर को हमने क्लोज लूप में लिया है, क्लोज लूप में लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये कितना प्रोड्यूस करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बी अलोंग क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। कितना होगा? म्यू जीरो आई। ठीक है। देन सोलेनोइड, इसके साथ सोलेनोइड का फॉर्मूला आता है। सोलेनोइड इस तरह से कॉइल होता है। तो सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये याद रखना है। तो बी का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय एल। नेक्स्ट कंसेप्ट है टोरॉइड। टोरॉइड अगर सोलोनाइड को सर्कल में कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? टोरॉइड। तो सेम फॉर्मूला होगा हमारा, B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, लेकिन लेंथ अब सर्कल में आ गया तो लेंथ का वैल्यू क्या होगा? 2πr, वेर आर इज अ रेडियस, वेर आर इज अ रेडियस। तो लेंथ क्या होगा? 2πr। तो ये हो गया टोरॉइड के लिए फॉर्मूला, समझ में आ गया। वेर एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, वेर एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट है हमारा कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying conductor। तो अब हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, 1 2, डिस्टेंस है r। एक में करंट फ्लो कर रहा है I1, एक में करंट फ्लो कर रहा है I2। I1 और I2 ये दोनों करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं। तो उस केस में हमें वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा वैल्यू? F इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4π टू I1 I2 L डिवाइडेड बाय R। ये होगा फोर्स। दोनों में इक्वल फोर्स अप्लाई होगा, दोनों में इक्वल फोर्स। अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से देन इससे हम एफ बाय एल भी फाइंड कर सकते हैं। एफ बाय एल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4π टू I1 I2 डिवाइडेड बाय R। ये होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू, फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू। इसके बाद आता है कंसेप्ट हमारा टॉर्क एक्ट ऑन अ कॉइल। अगर हमने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमें पता है कि ऐसा कॉइल है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा। इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? टॉर्क को अप्लाई होगा, जो गैल्वेनोमीटर के पहले वाला कंसेप्ट है। तो इसमें टॉर्क जो अप्लाई होगा दैट इज ILB। ये होगा IAB साइन थीटा, इस तरह से टॉर्क। और नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा NIAB साइन थीटा। ये हमने स्टडी किया है। और अगर NI इज इक्वल टू M पुट करें तो NMB साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला तीनों भी हमने, या फिर N नंबर ऑफ टर्न्स हटा देते हैं डायरेक्टली, MB साइन थीटा ये फॉर्मूला, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसी के साथ आ जाता है, करंट के साथ। तो MB साइन थीटा, तो टॉर्क क्या होता है? MB साइन थीटा। तो ये हमें फॉर्मूला पता है, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। देन गैल्वानोमीटर आपको पता है, गैल्वानोमीटर पता है। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है गैल्वानोमीटर टू एमीटर एंड गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर टू एमीटर एंड गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर। तो गैल्वानोमीटर में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता था, आपको पता है गैल्वानोमीटर का कंसेप्ट पता है। देन गैल्वानोमीटर टू एमीटर और गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर। अगर गैल्वानोमीटर टू एमीटर बनाना है, ओके, क्या बनाना है? एमीटर। तो पहले एमीटर को याद रखना, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो अगर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसको मेजर करना है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
तो इसके लिए एमीटर को क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर को शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो शंट का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शंट का वैल्यू क्या होता है, आई जी, आई माइनस आई जी इंटू जी, ये होता है शंट का वैल्यू। इससे हम शंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आई इज एन टाइम ऑफ आई जी होगा, मीन्स 10 टाइम्स, ऐसा अगर हमें दिया होगा, तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1 एन माइनस 1 जी। आई जी कॉमन आएगा, ये आपको पता है, ठीक है। देन आपको शंट करंट निकालना है, तो सेम फॉर्मूला, अगर आपको करंट निकालना है, शंट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है या फिर गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये होता है एस प्लस जी इंटू आई। ये फॉर्मूला हमने सीखा है, इसलिए इसका प्रूफ नहीं देते, ठीक है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, क्या है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर अगर हमें बनाना है, तो वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस हम क्या लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। हाई रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाते हैं। सो गैल्वेनोमीटर विद हाई सीरीज रेजिस्टेंस इज नोन एज अ वोल्ट मीटर। इसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। अब आर का वैल्यू अगर हमें निकालना है, आर का वैल्यू, तो सिंपली ओम्स लॉ पहले अप्लाई करते हैं, दैट इज वी डिवाइडेड बाय आई जी। इसमें से करंट कितना जाएगा, आई जी, इसमें से करंट कितना जाएगा, आई जी माइनस जी, माइनस जी, ठीक है। ये होगा आर का वैल्यू, ओके। और अगर हमें करंट आई जी का वैल्यू निकालना है, आई जी का वैल्यू निकालना है, तो वी आर प्लस जी, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, आर का रेजिस्टेंस, तो इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगर एन टाइम्स आपने पुट कर दिया, तो वो भी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, आर इज इक्वल टू एन माइनस 1 जी। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, ठीक है, वोल्ट मीटर में। तो यहाँ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट खत्म होता है। इसके बाद हम इसके जो न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू है, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।